अच्छा, आए फिर बीमार भी हो गए। आइए, आजकल ऐसे आता रहे। चलो, नमस्कार सभी को बोल रहा हूँ, तो छोड़ छोड़ के नहीं बोलो, सभी करो गुड मॉर्निंग। वैसे दुखी मत रहो आप। पढ़ क्या रहे थे? ऐसा रजिस्टर में देख के बताओगे। राज व्यवस्था पढ़ रहे थे। इतने तो याददाश्त हो गए ना आपको, बिना देखे बता सको। तो राज व्यवस्था में जो पढ़ा कल, थोड़ा सा ही पढ़ाओ, समझ आया कि नहीं आया? सच बोलते हो ना आप? तो देख लूंगा मैं। तो राज व्यवस्था में क्या पढ़ा, कोई डाउट आपको जो आप पूछना चाहते हो? कोई डाउट नहीं आपके बातें तो सब समझ में आ रहा है। तो पहली क्लास थी कल हमारी। कौन सी क्लास थी? और पहली क्लास में आपको बताया था। आवाज कौन कर रहा है? अच्छा, बाहर से आ रही है, कंफर्म है ना? ध्यान रखियो कि अपनी क्लास में ना करे। क्या आपकी क्लास में सब पढ़ने वाले बैठे हैं, तो डिस्टरबेंस हो जाए? सही बात है कि नहीं है? तो राज व्यवस्था सही लिखा है मैंने? हिंदी मीडियम से पढ़े हो कभी? हिंदी मीडियम में राज व्यवस्था ऐसे लिखते हैं ना। और अंग्रेजी में क्या कहते हैं इसको? पॉलिटी। याद रखेगा, पॉलिटिकल साइंस नहीं, केवल पॉलिटी कहते हैं। समझ रहे हो? इसमें हम क्या पढ़ेंगे? कल दो बातें बताई थी, कुछ बातें बेसिक लिखवाई भी थी, और आपको बताया था इसको मूल रूप से दो भागों में बांटा जाता है। एक कौन सा है? संविधान की बात है। और एक कौन सी है? शासन प्रणाली या सरकार। ऐसी बात हम कर रहे थे। तो राज व्यवस्था जो पॉलिटी है, इसमें दो मेजर पोर्शन आते हैं। एक आता है कॉन्स्टिट्यूशन का, और एक आता है गवर्नमेंट का। ठीक है ना? अब संविधान को बढ़िया तरीके से समझने के लिए हमने बताया था ना आपको। पहला सेक्शन आपको बताया था, इसमें पढ़ा जाता है संवैधानिक। क्या पढ़ा जाता है? ऐसा आपने सुना। दूसरा सेक्शन आपको बताया था, पढ़ते हैं हम संविधान निर्माण। क्या पढ़ते हैं? और तीसरा सेक्शन आपको बताया था, पढ़ा करते हैं संविधान का दर्शन। क्या पढ़ा करते हैं? समझ रहे हो बात? ये जो संवैधानिक विकास क्या होता है, जैसा आपको मैंने बताया कि हमारा संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। और 26 जनवरी 1950 से पहले हमारे देश के शासन के संचालन के लिए नियम जो बनाए गए, क्या कहलाए? इसको भी समझने के लिए दो सेक्शन में, एक सेक्शन लिया था हमने 1600 से 1858, एक लिया था 1858 से। ये दो सेक्शन किस आधार पे बांटे थे? ये तो था कंपनी का शासन। किसका शासन था ये? और ये था राज का। सही बात है ना? इसमें अलग अलग नियम कानून बने, इसमें अलग अलग नियम कानून बने। सबसे लास्ट अधिनियम भारत शासन अधिनियम 1935, जिसके द्वारा हमारा देश का शासन चला। कब तक? जब तक हमारा संविधान लागू। अब इस संवैधानिक विकास के दौरान या हमारे देश की औपनिवेशिक स्थिति में भी भारत के स्वतंत्रता सेनानी आंदोलन, आजादी की मांग कर हमें आजाद किया जाए, हमारे ऊपर जो शासन किया जाता है उस शासन में हमसे कुछ पूछा जाए। क्योंकि हमारे देश को चलाने के लिए जो कानून बनते थे, वो कानून ब्रिटिश संसद बनाती, और ब्रिटिश संसद हमारे देश से तो बहुत दूर, वो लोग यहाँ रहते भी नहीं, तो हमारे देश की परिस्थिति से इतने वाकिफ भी नहीं थे। लेकिन जो वो बना दिया वो लागू हो गया यहाँ पे। मानो तो ठीक है, नहीं तो जबरदस्ती मनवाने का उनके पास तरीका होता था। इसलिए कुछ स्वतंत्रता सेनानी पढ़े लिखे आपके तरह थे, जो मांग कर रहे थे कि साहब कोई बात नहीं, आप हमारे पे शासन करो करो, लेकिन इसमें कुछ हमारी राय तो ले लिया करो। सही बात है कि नहीं है? अब आपको कहेंगे साहब सुबह 6 बजे आना है, किस दिन कहेंगे 10 बजे आना है, आप कहोगे आ तो जाएंगे हम, लेकिन थोड़ा हमसे राय लेके टाइम डिसाइड करोगे, थोड़ा सा अच्छा रह जाएगा। तो सही है कि नहीं है?
आप कहोगे 6 के बजाय 8 बजे बुला लो, चाहे 2 बजे 3 बजे लेट तक पढ़ लेंगे, 8 बजे हम खाना खा के आ जाएंगे। एक राय लेके हम काम करेंगे तो वो अच्छा होगा कि नहीं होगा। और ऐसे ही मांग करने लगे संविधान निर्माण की, इसके द्वारा भारत के लोगों के द्वारा होने लगी ब्रिटिश सरकार से कि हमारे संविधान का निर्माण किया जाए। और ऐसी मांग पहली बार 1895 में तिलक ने की थी। उसके बाद में गांधी जी ने मांग की, एम एन रॉय ने मांग की, ऐसे कई भारत के नेताओं के द्वारा हमारे संविधान निर्माण की मांग की। और ये मांग किससे की गई है? ब्रिटिश शासन तो होने का था कि नहीं था? ब्रिटिश सरकार से मांग की कि हमारा संविधान बनाओ, लेकिन हमारी मांग जो हो रही है उसको स्वीकार ही नहीं कर, मान ही नहीं रहा। क्यों नहीं मान रहा? क्योंकि ताकत है, ताकतवर माने तो माने, नहीं तो नहीं माने। सही बात है कि नहीं है? जिसका वक्त होता है तो अकड़ में रहता है वो। लेकिन कहते हैं ना कि वक्त बदलता भी है, और ब्रिटेन का वक्त बदला और उसने हमारी बातें स्वीकार की। और वो वक्त का बदला, और वो वक्त बदलने का दौर आया था, कभी आपने पढ़ा होगा, सुना होगा, ये दौर था। और ये दौर क्या था? सेकंड वर्ल्ड वार का दौर। सही या गलत? दूसरा विश्व युद्ध लड़ा था कि नहीं लड़ा गया था? ये सेकेंड वर्ल्ड वार किन के मध्य लड़ा गया था? दुनिया के देश है ना, दो गुटों बटे हुए थे। एक गुट का नाम था मित्र राष्ट्र, और एक गुट का नाम था धुरी राष्ट्र। इस अंग्रेजी में एक्सिस कहा गया, और इसको अंग्रेजी में एलाइज कहा गया। ठीक है ना? इधर की तरफ नेतृत्व कर रहे थे अमेरिका, ब्रिटेन, रूस, फ्रांस वगैरह थे। उधर की तरफ नेतृत्व जर्मनी, जापान, पोलैंड, इटली वगैरह ये कर रहे थे। इन दो गुटों में बटा हुआ था दुनिया, और दोनों गुटों में लड़ाई चल रही है। हमारा देश कौन से गुट में होगा? क्योंकि हमारा देश तो स्वतंत्र था ही नहीं ना। वही होगा जहां ब्रिटेन होगा। और ब्रिटेन किसकी तरफ? अब समीकरण कैसे बदलते हैं? हमारा देश भौगोलिक रूप से एशिया महाद्वीप में है, यस या नो? ठीक है। और एशिया महाद्वीप का एक देश है जापान। जापान भी कौन से महाद्वीप में है? सूर्योदय का देश कहा जाता ना, कभी सुना होगा आपने? नहीं सुना? या तो यस बोलो या नो बोलो, कोई बात नहीं है। नहीं सुना तो सुना देंगे ना, लेकिन आप बताओगे तो हमें पता चलेगा नहीं, ये बात नहीं जानते। अब जो बात बताओगे नहीं वो हमें पता भी नहीं है, और वहीं से एग्जाम में क्वेश्चन आ गया तो फिर आपकी कोचिंग लेना भी काम ही नहीं आई, न पैसा देना काम आया। इसलिए अपने छोटे छोटे कमियां भी छुपाया मत करो, और ये मत सोचा करो कि मैं ऐसा पूछूंगा तो दूसरा क्या सोचेगा। सब ऐसे ही है। समझ गए ना? तो जापान भी सॉरी पूर्व में, हमारे देश के पूर्व में पड़ता है, तो सूर्योदय का देश भी कहा जाता है। सूर्योदय कहाँ होता है? जापान में नहीं होता। सबसे पहले किरणें इधर आती है, कोई कहते भाई जापान से ही निकलता होगा। अब ये जापान कौन से गुट का? पूरी राष्ट्रों का। ब्रिटेन कौन से गुट का? तो जापान और ब्रिटेन दोनों दोस्त या दुश्मन? दुश्मन हो गए। तो जाहिर सी बात है ये इंडिया भी इसका दुश्मन हो गया। होगा कि नहीं होगा? क्योंकि इंडिया किसका उपनिवेश? ब्रिटेन का उपनिवेश। अब ब्रिटेन तो यूरोप महाद्वीप में है, सही या गलत? और जापान तो एशिया में ही है। तो जापान के नजदीक ब्रिटेन रहेगा कि इंडिया रहेगा? इसने योजना बनाई कि यहां आक्रमण करते हैं, और यहां आक्रमण करेंगे, अगर भारत को जीतता है ये, तो ये हार किसकी होगी? ब्रिटेन की हार होगी। क्या हार होगी? और ब्रिटेन नहीं चाहता कि उसके उपनिवेश कोई दूसरा जीते। उस समय ब्रिटेन के पीएम का नाम था चर्चिल। क्या नाम था? चर्चिल ने। और हमारे देश की सीमाओं की सुरक्षा करने की जिम्मेदारी ब्रिटेन की। ठीक नहीं होगी कि मालिक तो वही था ना। इसलिए चर्चिल ने भारत के नेताओं से सहयोग मांगा कि आप युद्ध, आपने थोड़ा बहुत पढ़ा होगा, 1947 हुए थे प्रांतों के। भारत शासन अधिनियम 1935 के प्रावधान लागू होने के बाद 8 प्रांतों में कांग्रेस बन गई थी, और भारत से पूछे बिना ही भारत को युद्ध में झोंक दिया। इसके विरोध त्याग पत्र पढ़ा होगा संवैधानिक विकास। वही दौर चल रहा था। नेताओं से सहयोग मांगा कि मैं सहयोग दो ताकि मिलकर लड़ाई लड़े।
क्यों? क्योंकि ब्रिटेन तो इतना बड़ा देश नहीं है कि वो अपनी सेना लाके यहाँ खड़ी कर। ब्रिटेन तो राजस्थान से छोटा है क्षेत्र, होगा ना आपने। अब भारत की सीमाओं की सुरक्षा भारत के लोगों के द्वारा ही होगी, ठीक है। अब भारत के नेताओं ने चर्चिल को शर्त रखी। उस समय आजाद हिंद फौज नाम सुना होगा, जापान में अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ रही थी कि नहीं लड़ रही थी। तो भारत के नेताओं ने शर्तें रखी चर्चिल के समक्ष कि हम युद्ध में सहयोग देंगे, हमारी कुछ शर्तें माननी पड़ेंगी। जिसमें सबसे पहली शर्त रखी कि हमें आजादी चाहिए। दूसरी शर्त रखी है मेरी सरकार बनाओ, हमारा संविधान बनाओ। अगर ये शर्तें मानोगे तो हम युद्ध में सहयोग देंगे, अदरवाइज हम युद्ध में सहयोग नहीं। कोई टेंशन नहीं है, बढ़िया है। कहे दूसरा दिन करो, कोई भी करे, आपसे तो मुक्ति मिलेगी कि नहीं मिलेगी? अरे होता कि नहीं होता? एक से तो मुक्त हो, बाकी देखा जाएगा कोई होगा कि नहीं होगा। अब चर्चिल के पास दूसरा विकल्प नहीं था, क्योंकि लड़ाई जीतनी है एशिया में। उनके उपनिवेश के दरवाजे तक आ गई थी जापान की वजह से। सदन छोड़ के ऐसे जा रहे हो, पीठासीन अधिकारी से कोई अनुमति नहीं। अनुशासनात्मक कार्यवाही भी कर सकते हैं हम, निलंबित भी कर सकते हैं, बर्खास्त भी कर सकते हैं। लेकिन एक आपको सूचना दे देते हैं, वो कहते हैं ना एक बार वार्निंग। वार्निंग जरूरी है ना, वार्निंग को हिंदी में चेतावनी। एक वैधानिक चेतावनी है। आप जा सकते हो, आ सकते हो क्लास के बीच में भी, लेकिन थोड़ा सा पूछ के आया जाया करो, ताकि वो संस्कारी दिखता कि नहीं दिखता। आप संस्कारी हो कि नहीं हो? शिक्षक हो, वो तो और ज्यादा संस्कारी होंगे। स्कूलों में बच्चों को संस्कार की पढ़ाई के साथ संस्कार भी सिखाओगे कि नहीं सिखाओगे? कि ऐसा या ऐसा कहोगे, ऐसा निपटा देना हर किसी को? होता कि नहीं होता? आप बड़े लोग हो, पढ़े लिखे हो, तो थोड़ा सा सम्मान बनाओ। आप सम्मान ले वो भी, ठीक है ना। वैधानिक चेतावनी खत्म। मणिपुर का नाम सुना है? सारी बात हो, कितने विद्वान लोग हो ना। ऐसे में पूछूंगा अमेरिका, हाँ सुना है। कोई ऐसी बात नहीं बताओगे जो आपने नहीं सुनी। डोनाल्ड ट्रंप का नाम भी सुना होगा, मना मत करो, सुना तो है। सुना है ना? क्या क्या जानते हो? देश के राष्ट्रपति बन गए वो। तो मणिपुर में अभी सेना को एक विशेष पावर दी गई है। अखबार क्योंकि आप पढ़ते नहीं हो, टाइम मिलता नहीं है, पढ़ना नहीं आता, वो तो आपको पता है। टाइम नहीं मिलता है, अखबार नहीं पढ़ना आता। आता ही नहीं है ना अखबार, क्या नहीं? अच्छा, अखबार नहीं आता क्या? मैं क्या पढ़ने कहीं हॉस्टल में पीजी कहीं रहते होंगे, अखबार आता ही नहीं है। कोई बात नहीं, मोबाइल तो रखते हो? सही बताओ। बहुत खुशी की बात है, नहीं रखते तो बहुत अच्छी बात है। अखबार तो मैं उपलब्ध करवा दूंगा, मोबाइल मत लेना लेकिन। तो अखबार डेली आते, और थोड़ा थोड़ा पढ़ लिया करो, क्योंकि आपके करंट के क्वेश्चन भी, अगर फायदा भी देखो स्वार्थ भी देखो अपना, तो करंट के क्वेश्चन आते कि नहीं आते आपके एग्जाम में। और करंट ऐसा नहीं कि एक दिन में जाके तैयार होता है, डेली पढ़ी हुई घटनाएं ही 2 महीने 4 महीने के एग्जाम में आ जाए। अभी मणिपुर है, मणिपुर में जातीय हिंसा भड़की हुई, बहुत ज्यादा भड़की हुई। थोड़ा सा टाइम निकाल के बारे में कि हो रहे। तो जाति हिंसा भड़की हुई है वहां पे। दो संप्रदाय है की और मैतई, कौन से हैं ये? कई पिछले साल से ही 2-3 साल से वहां लड़ाई चल रही है, क्योंकि एक को जनजातीय का दर्जा दे रखा, शेड्यूल कास्ट का। दूसरे को शामिल करने की घोषणा की, तो दूसरे ने कहा कि नहीं, शामिल नहीं होने देंगे। क्यों? क्योंकि वो शामिल हो जाएंगे तो ये कम हो जाएंगी। इन्हीं बातों को लेकर दोनों समुदाय में लड़ाई झगड़ा। हाल ही में 2-5 दिन पहले एक कुके समुदाय के फिर अपने मांगों के लिए एक संगठन बना लिया। संगठन वो प्रदर्शन करता, आगजनी करता है। दूसरे वाले जो संप्रदाय थे, महिला बालकों को अगवा कर लिया, फिर लाशें को लेकर और बढ़ गए। और जाति हिंसा, वहां के एमएलए वगैरह क्वार्टर जला दिए, गाड़ियां जला दी। तो अब वहां उन स्थिति को, यानी सार्वजनिक व्यवस्था को बनाए रखने के लिए वहां एक कानून लागू किया गया है। उस कानून को कहा जाता है आसपा। समझ गए ना? आर्म्ड फोर्स स्पेशल पावर एक्ट, सशस्त्र बल, सशस्त्र बल विशेष शक्ति अधिनियम। अब आपको नहीं पता है
ये वैसे शर्म की तो बात है, लेकिन कर क्या सकते हैं, विकल्प नहीं है। खुद की भी शर्म की बात है, पढ़े लिखे लोग, और फ्रंट पेज पे आ रही है कई दिन से। फ्रंट पेज समझते हो ना, घर वाले ही पूछ लें, आपके घर वाले ही कि बेटा पढ़ा लिखा आजकल ये क्या चल रहा है, आप क्या कहोगे? पेज पलट लो, फिर खबर देखो कौन किसको लेके भाग गया। बड़ी इंटरेस्टिंग है वो। थोड़े से पढ़े लिखे हो तो उसकी तरह रहा भी कब। सही बात है कि नहीं है? अंग्रेजी में एक कहावत है, फर्स्ट डिजर्व देन डिजायर। समझे इसका मतलब? पहले योग्य बनो फिर इच्छा रखो। कोई भी चीज हासिल करने के लायक तो बने ना हम। ग्रेड सेकंड हो या ग्रेड फर्स्ट हो, शिक्षक का पद हासिल करने के लिए बहुत कुछ सीखना पड़ेगा। कोचिंग ज्वाइन करना एक शर्त नहीं, आपको पास हो जाओ। मैं कई बार कहता हूँ आपका पहला ऑप्शन है, पहली बार कोचिंग, कई साल हो गए पढ़ाते हुए, इस गलत फहमी से निकल जाना कि कोचिंग पास करवा है। भाई हो आपको पता ही नहीं, हाँ तो दे दे। इससे पहले डिस्क्लेमर आता कि नहीं आता? इस मूवी के सारे पात्र काल्पनिक है, कोई वास्तविक घटनाओं से कोई लेना देना नहीं है। तो कोई हो किसी मूवी में, जैसे कई बार होते हैं ना, किसी को मारता हुए दिखाया जाता है, कोई जीव को कोई पशु को इनको डैमेज करते हुए दिखाया जाता है ना, वो पहले डिस्क्लेमर इसलिए देते हैं कि ये वास्तविक घटनाएं नहीं है, कि कोई उसको लेके कोर्ट में चला जाए। वन्य जीव कानून भी सारे हैं कि नहीं है, वो डिस्क्लेमर है। कोचिंग ज्वाइन करने का फायदा कब मिलेगा? जब आप सीरियस। समझ में आई बात? अखबार, ये चीजें, यही आ जाए आपके करंट में, आसपास कब लागू हुआ ये करंट का पेपर हो, आपके पेपर में 10-20 5-10 क्वेश्चन आते हैं कि नहीं आते? और ये ऐसी चीजें डेली पढ़ोगे तो अगर एक क्वेश्चन 2 नंबर का सही हो गया तो 2 नंबर में तो बहुत फायदा मिल जाता है, और 2 नंबर में तो कई हजारों लोग का गैप आ जाता है। तो थोड़ा सीरियस रहा करो। ये कानून के बारे में अब तो बता देता हूँ मैं, कब बनाइए 1958 में बना। इसकी जड़ें तो बहुत पुरानी है, भारत छोड़ो आंदोलन चला था 1942 में। तब ब्रिटिश सरकार ने भी उस आंदोलन को दबाने के लिए विशेष अध्यादेश जारी किया था, सशस्त्र बलों को शक्ति दी गई थी। इसीलिए आज कोई भी, जैसे नॉर्थ ईस्ट के 7 राज्य है, 7 सिस्टर स्टेट कहा जाता है उनको, उधर की तरफ कोई भी, क्योंकि वहां अंतर्राष्ट्रीय सीमा भी है कि नहीं है, उधर से कोई घुसपैठ करके आ जाए, या वहां के कोई लोग सार्वजनिक व्यवस्था को डिस्टर्ब कर रहे हैं, को बनाए रखने के लिए वहां सेना को ये विशेष शक्ति देता है ये अधिनियम। और इसके तहत क्या शक्ति मिल जाती है कि सेना गोली मार सकती है। ज्यादा ही कहेगी हम, हमारा अधिकार सेना को मिल जाएगा तो सब तितर बितर हो जाएगी, अधिकार को लड़ेंगे ही नहीं। तो अभी परसों के दिन एक मर भी गया तो और मुद्दा उठ गया, सेना की गोली से एक जना मर गया। वैधानिक चेतावनी देके सेना गोली मार सकती है, बिना वारंट के किसी घर की तलाशी ले सकती है, बिना वारंट के किसी को गिरफ्तार कर सकती है। इसी सेना को विशेष शक्तियां मिल जाती हैं। तो वहां की सरकार के विधायक ही केंद्र से मांग कर रहे इसको हटाओ, और बाकी जो ह्यूमन राइट्स कमीशन वाले होते हैं, मानवाधिकार इनके जुड़े हुए नागरिकों के अधिकारों के जुड़े वाली संस्थाएं, वो हमेशा से मांग करती रही हैं। ऐसे केंद्र सरकार ने जीवन रेड्डी की अध्यक्षता में न्यायाधीश की समिति बनाई थी, उसने भी कहा था इसको नहीं लागू करना। दूसरा प्रशासनिक सुधार आयोग था, उसने भी निरस्त करने की बात कही, लेकिन केंद्र सरकार क्योंकि इसके माध्यम से नागरिकों के अधिकारों का उल्लंघन, पढ़ाई की। समझ में आ गई बात? ठीक है, बात चल गई थी ऐसे ही, अब क्यों चली ये तो मेरे को पता नहीं, आपको पता है? आपको तो पता नहीं रहता। चलो अपने तो वापस सेकेंड वर्ल्ड वार में आ जाते। लड़ाई चल रही है, किन किन के मध्य चल रही है? इनके मध्य। और अब हमारे देश के नेताओं ने शर्तें रख दी चर्चिल के सामने, साहब ये शर्त हमारी पूरी करो, तब जाके हम आपका करेंगे, सहयोग देंगे। चर्चिल ने कहा कि ठीक है साहब, आपके शर्तें मान रहे हैं हम, लेकिन हमारी शर्त भी यह है, ये सारी शर्तें पूरी कब होंगी? युद्ध समाप्ति, अभी नहीं होंगी, पहले तो मिलकर लड़ाई लड़ेंगे। अब वही हो, आपके घर में नौकर हो और आपके घर में लड़ाई चलो, नौकर के साहब तनख्वाह बढ़ाओ, और डट जाती रही तनख्वाह बढ़ाएंगे घर के लिए चल जाए। सही बात है कि नहीं है? आप कहोगे वो उसी समय शर्त रखे मैं छोड़ के जा रहा हूँ, नहीं तो मेरी तनख्वाह बढ़ाओ, तो आप कहोगे तेरी तनख्वाह बढ़ जाएगी लेकिन 2-4 दिन रुक। सही है ना?
तो वही बात कही कि लड़ाई चल रही है, पहले इसे निपटे तो सही ना। तो भारतीयों ने भारत की शर्तें मान भी ली। अब भारतीयों को डर कि ऐसा ना हो कि शर्तें मान भी जाए पूरी भी नहीं कर, क्योंकि उसके कथने और करने में अंतर हुआ करता था। इसलिए ब्रिटेन ने भी भारतीयों का भरोसा जीतने के लिए, युद्ध में सहयोग लेने के लिए एक प्रस्ताव भेजा, तो कहलाया अगस्त प्रस्ताव। क्या कहलाया? और ये अगस्त प्रस्ताव 8 अगस्त 1940 अब आता है, समझ गए। और इस अगस्त प्रस्ताव संविधान निर्माण किया जाता है। भारत के संविधान के निर्माण की मांग को ब्रिटेन ने आधिकारिक रूप से कब स्वीकार किया? अगस्त प्रस्ताव। समझ में आई बात? अब भारतीयों को भरोसा हुआ कि कुछ अच्छा काम करेगा। युद्ध चल रहा है। 1942 में क्रिप्स मिशन भी आता है, उसमें भी इस बात को दोहराया कि हम आपका संविधान बनाए। लड़ाई चल रही है, भारत भी सहयोग दे रहा है। 6 अगस्त और 9 अगस्त दो ऐतिहासिक 6 अगस्त जापान के एक शहर जिसका नाम था हिरोशिमा, परमाणु बम गिराया अमेरिका। और 9 अगस्त को दूसरे शहर नागासाकी पे बम गिरा दिया। और ये पहली बार दुनिया में परमाणु बम का प्रयोग हुआ था। और इन दोनों शहरों में इतनी तबाही हुई, आज भी वहां कहते हैं ना घास नहीं हुई, परमाणु बम का इतना उसका परिणाम। जापान के 2 शहर बर्बाद हो गए। जापान ने आत्मसमर्पण। भारत भी खुशी मना रहा था, युद्ध समाप्ति के बाद में संविधान बनेगा हमारा, आजाद भी होंगे देश के लिए, सरकार भी बनेगी। और संयुक्त से लड़ाई जीत भी गए मित्र राष्ट्र, जीते कि नहीं जीते? अब ब्रिटेन के पीएम कौन थे? अब क्या होता है, युद्ध समाप्ति के बाद में ब्रिटेन में चुनाव होते हैं, हमारे देश में भी चुनाव होते हैं। और हमारे देश में जो सरकार का सेटअप है वो हमने ब्रिटेन से लिया है, ब्रिटेन में वैसा ही रहेगा। हमारे देश में क्या है, संसद है, संसद के 2 सदन है, एक का नाम लोकसभा होता है, एक का नाम संसद। के लोकसभा में जो दल बहुमत हासिल करता उसे सरकार बनाने का मौका दिया जाता है, बात तो आप जानते हो। लोकसभा में वर्तमान में 543 निर्वाचित लोग होते कि नहीं होते? और ये 543 हमारे देश से चुनकर जाते हैं। इन 543 में थे आधे से ज्यादा यानी 272 जो दल सीट प्राप्त करेगा वो बहुमत दल कहलाएगा और वो सरकार बनाएगा। ऐसा आपने सुना होगा। ऐसा ही सिस्टम कहाँ है? ब्रिटेन की भी पार्लियामेंट है, वहां की पार्लियामेंट के भी 2 सदन है। एक सदन का नाम क्या है? हाउस ऑफ कॉमन्स। और एक सदन का नाम है हाउस ऑफ लॉर्ड्स। हमारे लोकसभा है, वहां कॉमन सभा है। तो वहां कॉमन सभा में जो दल बहुमत लेगा यानी आधे से ज्यादा लेगा, क्या बनाएगा? सरकार बना। और आगे ये बात पहले किस के दल को बहुमत था? और चर्चिल जिस राजनीतिक दल से संबंध रखते थे उस दल का नाम था कंजर्वेटिव पार्टी। क्या नाम था? और अब वहां कंजर्वेटिव पार्टी को कॉमन सभा में बहुमत। दूसरा दल जिसका नाम था लेबर पार्टी, उसको बहुमत मिल गया और उसके नेता का नाम था क्लेमेंट। बात है, जिस दल को बहुमत मिला उसी का नेता पीएम बनेगा कि नहीं बनेगा? तो ब्रिटेन में सरकार बदल गई, चर्चिल गए, नई सरकार आ गई जिसके नेता कौन थे? क्लेमेंट एटली। भारतीय टेंशन में आ गए, गया जो वादा करने वाला था वो तो। अरे सही बात है कि नहीं है? और नई सरकार तो कहेगी ठीक है हमने थोड़ी वादा किया है, अगली 5 साल बाद में आगे देखा जाएगा। लेकिन क्लेमेंट एटली व्यक्तिगत रूप से हमेशा भारत के प्रति सहानुभूति रखते थे वो। और क्लेमेंट एटली पीएम थे। पीएम की एक टीम होती है जिसे कहा जाता है मंत्री परिषद, कभी सुना हो तो? क्या कहा जाता है? मंत्री परिषद कहा जाता है। और मंत्री परिषद में मूल रूप से 3 टाइप के मंत्री होते हैं। एक होता है कैबिनेट मंत्री, एक होता है राज्य मंत्री, एक होता है उप। ऐसा सिस्टम हमारे देश में भी है, लेकिन हमने लिया कहां से है? तो वहां क्लीमेंट एटली एटली पीएम ने अपने मंत्री परिषद में से 3 कैबिनेट मंत्रियों को इंडिया भेजा एक योजना देकर, जो कहलाया कैबिनेट मिशन। क्या कहलाया? समझ में आ गई बात? और उसमें वो सारे वादे पूरे किए जो चर्चिल ने। कैबिनेट मिशन हमारे देश में 24 मार्च 1946 को
कब आते हैं? और ये जो योजना लेके आए थे उस योजनाओं को इन्होंने सार्वजनिक किया 16 मई 1946। और इन्होंने कहा कि हम योजना लेके आए भारत के संविधान के निर्माण, और भारत के संविधान का निर्माण भारत के लोगों के द्वारा किया जाएगा, और भारत के लोगों से मिलकर एक संविधान सभा बनेगी जो संविधान का निर्माण करेगी। इस संविधान निर्माण की कहानी में सबसे पहले आपको ये पढ़ाएंगे कि किस किस ने हमारे संविधान निर्माण की मांग की। फिर आपको ये पढ़ाएंगे कि हमारे संविधान निर्माण की मांग को कब स्वीकार किया गया, और फिर हमारे संविधान का निर्माण किस योजना पे आधारित है। कैबिनेट मिशन अभी बोला कि नहीं बोला? कैबिनेट मिशन की बात करेंगे। फिर हमारी संविधान सभा बनती है, संविधान सभा की बात करेंगे, कितने सदस्य थे, कितने निर्वाचित थे, कितने मनोनीत थे। संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को होती है ना, तो पढ़ा होगा। इसकी खास खास बैठकें पढ़ेंगे हम। अंतिम बैठक 24 जनवरी को होती है, और 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू होता है। यहां से लेकर यहां तक ये पूरी कहानी पढ़ाऊंगा, हर विद्यार्थी को पढ़ाएंगे, चाहे तैयारी कर। यहां से एग्जाम में आ गई बात। अब 1950 में हमारा संविधान लागू हो गया कि नहीं हो गया? तब हम पढ़ेंगे अब संविधान का सैद्धांतिक पोर्शन या संविधान का दार्शनिक फिलोसॉफिकल आधार, और इसमें हम आपको पढ़ाएंगे सबसे पहले संविधान की विशेषता। और अगर आपको याद होगा पहला बिंदु आपके सिलेबस में यही मिलता है। विशेषताओं के साथ हम आपको पढ़ाएंगे प्रस्तावना। प्रस्तावना के बाद में पढ़ाएंगे मूल अधिकार। मूल अधिकार के बाद में पढ़ाएंगे नीति निर्देशक तत्व, और निर्देशक तत्वों के बाद में पढ़ाएंगे मूल कर्तव्य। समझ में आई बात या नहीं आई? ये सारा संविधान का सैद्धांतिक पोर्शन। वो सेकंड गेट की तैयारी कर रहा होगा तो सारा का सारा सिलेबस में, समझ गए ना? ये भी नई एलएससी वगैरह आई है ना, उनमें भी सारा का सारा सिलेबस देखा ही होगा। तो ग्रेड फर्स्ट की तैयारी कर रहे हैं उनको केवल इतना ही पढ़ना पड़ेगा, बेसिक बात। बाकी किस तैयारी कर सकते? आरएस में सारा आएगा, आईएएस में, पटवारी में सारा आएगा, कर सकते हो। ग्रेड थर्ड मेंस में सारा आएगा, बच्चे खुद। अब ये हमारा संविधान सारा तैयार हो जाए, समझ भाई कुछ बातें। तो आपको पता भी चल गया राज्य व्यवस्था संविधान में क्या आता है, और आपको ये भी पता चल गया आपके एग्जाम में क्या क्या आएगी। अब संविधान काम क्या आता है? देश को चलाने के, शासन संचालन के काम आएगा कि नहीं आएगा? बताया था ना, संविधान में जो नियम जो कानून है वो क्या काम आते हैं? देश के शासन के संचालन के काम आते हैं। और देश के शासन का संचालन कौन करती है? अब हम इसका व्यावहारिक बात करेंगे कि हमारे देश में सरकार कहाँ कहाँ है, सरकार के कितने स्तर हैं। लिखना चाहो तो पहले इसको लिख लीजिए थोड़ा बहुत। बुधवार आज तो लिख, पूरा बार थोड़ी है, कल मंगलवार समझ गया आपने, नहीं लिख लिया था, याद नहीं किया होगा। ये टॉपिक आप तैयारी किसकी कर रहे हो? फर्स्ट ग्रेड में आते ही नहीं है ये। फर्स्ट ग्रेड का सिलेबस कहाँ से शुरू होगा? ग्रेड सेकेंड की कभी जिंदगी में करो, मूड हो जाए फर्स्ट ग्रेड से बोर हो जाओ तो थोड़ा नीचे वाली तैयारी करके दे, अरे मिलेगा वहाँ। तब आपको इसमें 19 और 35 प्रॉब्लम पौसार मिलता है बालकों के लिए, लेकिन न्यूट्रिशन लेवल बढ़ा लेते हैं। पॉलिटी के बारे में कुछ भी जानकारी प्राप्त करनी हो, मेरा नाम जीसी जाखड़ है। क्या नाम है? जीसी जाखड़, नहीं सुना होगा? जीसी जाखड़ गूगल सर्च कर लेना, उसमें मोबाइल इतना बड़ा ले रखा है ना, चप्पल दो दो हाथों से पकड़ के इसको। मैं मानता हूँ इसकी जरूरत क्यों है आपको, ये मत कहना ऑनलाइन क्लास के लिए। ऑनलाइन क्लास तो थोड़ी देखते हो, बाकी तो मत देखा करो, दिमाग खराब रहता आपका, फिर याददाश्त कमजोर हो जाती है। थोड़े दिन रहोगे तो पागल हो जाओ, पागल से। चलो तो आगे बढ़ो अब। समझ में कुछ भी बात नहीं है, कुछ भी
आप पूछ सकते हो, आपको फ्री हैंड है। ऐसा मौका हर जगह मिलता नहीं है, समझ रहे हो ना। मार्केट में देखते हो माहौल, माहौल में ये नहीं मिलता है, क्योंकि पढ़ाने वाला इतना नहीं जानता जो कहाँ से बता। तो आपके तरह गेट का फॉर्म भरते हैं, यहाँ तो जानकार मिल जाए, सच कह रहा हूँ मैं। बाकी लगभग संस्था में वो पढ़ाते को रीट फेल हो गए फिर भी गारंटी लेता है सर्वाधिक हाँ वो लोग अनुभवी है इनका पढ़ाई के लिए। देख लिया क्या अब तो सरकार की। आज कहीं चुनाव हो रहे हैं क्या? सॉरी, आप अखबार पढ़ते? महाराष्ट्र का नाम सुना है? हमारे देश का ही राज्य है, और वहां चुनाव आज विधानसभा के। किसके चुनाव? विधानसभा राज्यों में होती है ना, जैसे राजस्थान में विधानसभा है। राजस्थान विधानसभा के चुनाव कब हुए थे? पिछली साल 2024 से 23 आई थी ना, 23 में इन दिनों चुनाव चल रहे थे, सुना होगा ना आपने। ऐसे ही महाराष्ट्र की विधानसभा के मतदान आज हो रहा है। चलो, अब सरकार की बात करें। कोई भी देश होगा ना, यस कहो, तो प्रत्येक देश को चलाने के लिए सरकार होती है, गवर्नमेंट हर देश में होगी। अब कोई देश छोटा होता है, कोई देश बड़े होते हैं। तो छोटा देश होता है ना, तो सरकार का एक स्तरीय होता है, वहीं से वो कंट्रोल हो जाता है। और कोई देश बड़ा होता है तो सरकार के अलग अलग स्तर बन जाते हैं। तो हमारा देश काफी बड़ा है, क्षेत्रफल बड़ा है कि नहीं है? हमारे देश में सरकार के तीन कितने स्तर हैं? एक आ जाता है जिसे कहा जाता है संघ सरकार, एक आ जाता है राज्य सरकार, एक आ जाता है स्थानीय स्वय शासन। और ये जो स्थानीय स्वय शासन है ना, इसके भी दो स्तर होते हैं। एक होता है ग्रामीण स्थानीय स्वय शासन, और एक होता है जिसे कहा जाता है नगरीय स्थानीय स्वय शासन। ये जो ग्रामीण होता है इसे कहा जाता है पंचायती राज। क्या कहा जाता है? और ये जो नगरीय शासन है इसे कहा जाता है नगर पालिका। समझ गए आप लोग? आप दो तो इसको एक बार, फिर एक एक को डिटेल बताऊंगा किसमें क्या आता है। अब सरकार के कितने स्तर हो गए? केंद्र में सरकार है, राज्यों में सरकार होती है, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट स्थानीय स्तर। अब इनमें क्या क्या शामिल होगा आपके, क्या क्या आएगा उस सबसे पहले हम पढ़ते हैं संघ सरकार। कौन सी सरकार?
तो सरकार होती है ना, यस बोलते रहो। सरकार के 3 अंग होते हैं। एक अंग को कहा जाता है कार्यपालिका, एक अंग को कहा जाता है व्यवस्थापिका, और एक अंग को कहा जाता है न्यायपालिका। याद रखिएगा, सरकार इन तीनों अंगों से मिलकर बनती है, ठीक है ना। अब तीनों का अलग अलग काम होगा। इस अंग का काम है देश के लिए कानून निर्माण। कानून निर्माण करना किसका कार्य है? व्यवस्थापिका का। ये व्यवस्थापिका इन कानूनों को क्या करेगी? सॉरी, क्रियान्वयन। कार्यपालिका का काम है कानून लागू करना। कानून लागू करना किसका काम हो गया? और न्यायपालिका है वो ये समीक्षा करती है कौन सा कानून सही है, कौन सा गलत है, नागरिकों के अधिकारों का उल्लंघन होगा तो उनकी। एक बार समझ लो फिर आप लेना। हम तो एक लेकिन आप तो मोबाइल छेड़ते छेड़ते लिख देते। ऐसी प्रतिभाएं कई सालों से एक बार आती हैं धरती पे। तो व्यवस्थापिका का काम क्या है? कानून निर्माण। हमारे देश में केंद्र में व्यवस्थापिका को ही कहा जाता है संसद। क्या कहा जाता है? कानून यही बनाती कि नहीं बनाती? हमारे संविधान का अनुच्छेद 79, कौन सा अनुच्छेद? तो ये कहता है संघ के लिए एक संसद होगी जिसका गठन राष्ट्रपति और 2 सदनों, एक का नाम लोकसभा और एक का नाम संसद के कितने अंग हो गए? 2 कहां से हो गए? मैं 3 बोल रहा हूं। अभी कह रहा था दिमाग थोड़ा ऐसा ही है। एक अंग तो कौन सा हो गया? राष्ट्रपति। एक अंग कौन सा हो गया? लोकसभा। और एक अंग कौन सा हो गया? राज्यसभा। और ये 2 सदन हो गए। संसद के कितने अंग? सदन कितने? याद रखना, राष्ट्रपति संसद का अंग होता है, सदस्य नहीं होता। समझ आ गई बात? ये तीनों मिलके कानून बना। जैसे संसद में कानून बनाने के लिए जो विषय वस्तु लाई जाती है उसे कहा जाता है विधेयक। क्या कहा जाता है? वो विधेयक दोनों सदनों से पारित होगा, किसके पास जाएगा? और राष्ट्रपति ने हस्ताक्षर कर दिया तो क्या बन गया? वो अधिनियम। ठीक है ना। ये जो कानून बनाएगी उसको लागू कौन करेगी? कार्यपालिका में एक आता है राष्ट्रपति, एक आता है उपराष्ट्रपति, एक पीएम, एक मंत्री परिषद, और एक महान्याय। समझ गए ना? इन पांचों से मिलकर क्या निर्माण होता है? और जो न्यायपालिका है, न्यायपालिका में आता है सुप्रीम कोर्ट। क्या आता है? इसे हिंदी में क्या कहा जाता है? अब उतार लीजिए संघ सरकार का पूरा चार्ट ये।
लिख लिया? अब देखो याद रखना, अगर आप में से कोई ग्रेड फर्स्ट की तैयारी कर रहा है ना, ये सारा पढ़ना पड़ेगा उसको, समझ गए? ग्रेड सेकेंड की तैयारी कर रहा हो उसको केवल ये पढ़ना पड़ेगा, ये पढ़ना पड़ेगा, ये पढ़ना पड़ेगा। बाकी और तैयारी करने वालों सिलेबस का पता चल रहा है ना क्या आएगा। अब संघ सरकार के अलावा दूसरा स्तर कौन सा है? राज्य सरकार बताए ना भी। अब राज्य सरकार में देखते हैं। राज्य सरकार में क्या आता है? देखो वही बात है, सरकार के अंग तो तीन ही होंगे, होंगे कि नहीं होंगे? एक तो कार्यपालिका, एक व्यवस्थापिका और एक न्यायपालिका। कहा कि नहीं होगा? वही काम करेंगे जो केंद्र में करते हैं। राज्य के लिए कानून कौन बनाएगा, लागू कौन करेगा, और न्यायपालिका की भूमिका वही होगी जो केंद्र में होती है। अब ये जो व्यवस्थापिका है ना, व्यवस्थापिका को ही राज्य में कहा जाता है विधानमंडल। क्या कहा जाता है? जैसे केंद्र में क्या कह रहे थे? संसद। राज्य में क्या कह रहे हैं? हमारे संविधान का अनुच्छेद 168 168 तो ये कहता है प्रत्येक राज्य का एक विधानमंडल होगा जो राज्यपाल और दो सदनों से मिलकर बनेगा। एक का नाम विधानसभा और एक का विधान परिषद। विधानमंडल के कितने अंग हो सकते हैं? 3 अंग हो सकते हैं। एक अंग राज्यपाल, एक अंग विधानसभा और एक अंग विधान परिषद। सही है कि नहीं है? और ये क्या हो गए? दो। ये जो मिलकर कानून बनाएंगे लागू कौन करेगा? राज्य कार्यपालिका में एक तो क्या होता है? एक क्या होता है? सीएम। एक मंत्री परिषद होती है और राज्य में एक आता है महाधिवक्ता। वहां महान्यायवादी जिसे अटॉर्नी जनरल कहा जाता है, या महाधिवक्ता होता है जिसे एडवोकेट जनरल कहा जाता है। और जो राज्य में न्यायपालिका होती है, न्यायपालिका में एक तो आता है उच्च न्यायालय जिसे हाई कोर्ट कहा जाता है, एक आता है अधीनस्थ न्यायालय। ये किस में आते हैं? एक दो इसको राज्य सरकार में क्या है? या तो ग्रेड फर्स्ट में इनमें से कुछ नहीं आएगा। मत रोको, लिखना मत रुको, लिखो सारा। पता तो चले ग्रेड फर्स्ट के सिलेबस में ये नहीं है।
ग्रेड सेकंड में से इनमें से कुछ टॉपिक आते हैं, जैसे राज्यपाल का आ जाता है, जैसे सीएम का आ जाता है, मंत्री परिषद आ जाती है। ग्रेड फर्स्ट में केवल संघ सरकार शामिल होती है। और सरकार का तीसरा स्तर कौन सा है? स्थानीय स्वशासन का चार्ट बनाओ अब। स्थानीय स्वशासन, स्थानीय स्वशासन के दो स्तर हो गए कि नहीं हो गए? एक तो कौन सा हो गया? ग्रामीण स्थानीय स्वशासन, इसे क्या कहा गया? पंचायती राज। और एक आ जाता है शहरी स्थानीय स्वयं, जिसे कहा जाता है नगर पालिका। ये जो पंचायती राज है इसके तीन स्तर हैं। एक स्तर है जिसे कहा जाता है ग्राम पंचायत, एक स्तर है जिसे कहा जाता है पंचायत समिति, और एक स्तर है जिसे कहा जाता है जिला परिषद। तीन स्तर हो जाते हैं। और ऐसे नगर पालिकाओं के भी तीन स्तर होते हैं। छोटे शहरों में नगर पालिका, मध्यम शहरों में नगर परिषद, बड़े शहरों में नगर। समझ आ गई बात? तो जो ग्रेड सेकंड की, थर्ड की, इनकी तैयारी करने वालों को ये पढ़ना है, फर्स्ट ग्रेड में ये नहीं आता। सिलेबस भी आपको पता चला है, पॉलिटी का क्या पढ़ेंगे भी आपको पता चला। कल से आपके सिलेबस के पॉइंट डिटेल पढ़ाएंगे, ठीक है ना? फिर भी कोई बात समझ में नहीं आए तो आप पूछ